हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग परमाणु के विभिन्न मॉडलों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें से 3 प्रकार के परमाणु मॉडल हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो परमाणुओं के बारे में जैसा कि हमको पता है कि सबसे पहले जॉन डाल्टन ने बताया था। जॉन डाल्टन ने लगभग 1808-9 में बताया था। क्या बताया था कि डाल्टन ने क्या बताया था कि परमाणु सब किसी भी पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण होते हैं, सबसे सूक्ष्मतम और अविभाजित कण होते हैं, उनको परमाणु बोलते हैं। क्या बताया था डाल्टन साहब ने? इन्होंने बताया था कि परमाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटम। एटम का मतलब ही होता है ए और टम, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है ना। ए मतलब होता है कैन नॉट और टम मतलब होता है क्या? टू कट। ठीक है ना, मतलब जिसे काटा नहीं जा सकता। अर्थात डाल्टन के अनुसार कि परमाणु वो सूक्ष्मतम कण होते हैं जिसको और अधिक भागों में डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो इनकी परमाणु अवधारणा के आधार पर कई वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए और इनकी बातों को कुछ ने सही साबित करने का प्रयास किया और कुछ ने उनको खंडित करने का। ठीक है, इसके डाल्टन के परमाणुवाद के बारे में आपको वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। पर डाल्टन का परमाणुवाद, उसमें विस्तृत चर्चा की गई है इसके बारे में। ठीक है, तो हम लोगों को इसमें मेन रूप से 3 प्रकार के परमाणु मॉडल्स के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से? पहला है कौन सा? थॉमसन का परमाणु मॉडल। दूसरा क्या है? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तीसरा कौन सा है? नील्स बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में हमको अध्ययन करना है। हाँ, तो जो हमारा पहला परमाणु मॉडल है वो कौन सा है? थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो जो डाल्टन ने बताया था 1808-9 में लगभग, तो उसके लगभग 100 सालों बाद 1804 में थॉमसन का परमाणु मॉडल आया। इनके परमाणु मॉडल को तरबूज मॉडल भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है तरबूज मॉडल? क्योंकि इन्होंने बताया कि परमाणु का जो आकार होता है, परमाणु का आकार कैसा होता है? एकदम तरबूज की तरह होता है। तरबूज आप लोग जानते हो, सब लोग देखे होंगे तरबूज, जिसको गांव में कलिंदा भी बोलते हैं, है ना। तो तरबूज की तरह होता है तरबूज। तो उन्होंने क्या बताया कि परमाणु जो होता है एकदम तरबूज की तरह गोलाकार होता है। ठीक है ना, और ये एक धनावेशित गोला होता है। कैसा गोला होता है? धनावेशित गोला। और जैसे तरबूज के अंदर उसके बीज होते हैं, वो बीच बीच में क्या होते हैं? गुथे हुए होते हैं ना तरबूज के अंदर। वैसे ही इन्होंने बताया कि इस धनावेशित गोले के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बीच बीच में गुथे हुए पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो गोला है वो पूरा कैसा है? पूरा धनावेशित गोला है। तो इनका ये परमाणु मॉडल सबसे पहले आया। जिस थॉमसन का परमाणु मॉडल बेसिक सा इतना ही था कि इन्होंने तरबूज से परमाणु की तुलना कर दी। इसको तरबूज मॉडल, थॉमसन के परमाणु मॉडल को तरबूज मॉडल अथवा प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है। ठीक है, तो थॉमसन के परमाणु मॉडल के बाद वैज्ञानिकों ने इसमें आपत्ति उठाई। क्या आपत्ति उठाई? कि जैसे कोई ये धनावेशित गोला है ना, पूरा धनावेशित है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बीच में ऋणावेशित हैं, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर धनावेश और ऋणावेश एक साथ हैं तो ये दोनों क्या करेंगे? रिएक्ट कर लेंगे, और रिएक्ट करके क्या हो जाएंगे? उदासीन हो जाएंगे, है ना। धनावेश और ऋणावेश के फॉर्म में दोनों अलग अलग नहीं रह सकते, लेकिन ये उदासीन नहीं होता है। तो इसीलिए ये इसको एक्सप्लेन करने में ये मॉडल जो है उनका एक्सप्लेन इसको नहीं कर पाया। ठीक है, तो फिर उसके बाद
इलेक्ट्रॉनों की एग्जैक्ट लोकेशन को जानने के लिए दूसरा परमाणु मॉडल आया, जिसको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या उनका प्रकीर्णन प्रयोग कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में, सिद्ध वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक परमाणु के ऊपर अल्फा कणों की लगातार बमबारी की, परमाणु के ऊपर क्या की, अल्फा कणों की बमबारी की, और उसके आधार पे कुछ अपने निष्कर्ष निकाले, जिसको क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या उनका प्रकीर्णन प्रयोग, है ना। तो उन्होंने क्या किया रदरफोर्ड ने कि एक सोने की पतली फिल्म ली। किसकी फिल्म ली? सोने की पतली फिल्म ली। ठीक है, सोने की पतली फिल्म के ऊपर उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स की, अल्फा कणों की क्या की, लगातार इस पे बमबारी की, लगातार इस पे बौछार की। ठीक है ना, सोने की पतली फिल्म के ऊपर। तो अल्फा कण कैसे होते हैं? धनावेशित होते हैं। अल्फा कण धनावेशित थे। ठीक है, तो इनके ऊपर इन्होंने जब प्रयोग किया तो क्या किया, यहाँ से जब अल्फा कण यहाँ जाते तो क्या हो जाते, सीधे डायरेक्ट निकल जाते। ज़्यादातर अल्फा कण क्या होते थे, परमाणु के आर पार बिल्कुल सीधे निकल जाते थे, कोई अवरोध नहीं था, बिना किसी अवरोध के सीधे जाते और आर पार बाहर निकल जाते। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल निकल जाते बिना किसी रुकावट के साथ। कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो कि जब सेंटर में, यहाँ केंद्र के पास जाते तो क्या होते, दूसरी तरफ मुड़ जाते, मतलब डाइवर्ट हो जाते, अपनी दिशा से, डायरेक्शन से क्या होते, डाइवर्ट हो जाते, जैसे उनको किसी ने धक्का लगा दिया हो, है ना। यहाँ से जब कोई सेंटर मतलब नाभिक के पास जाता तो क्या होता, वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाता। और लगभग 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल्स ऐसा होता था जो एकदम 180 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ तक जाता और एकदम इसी दिशा में क्या होता, दोबारा से वापिस रिटर्न आ जाता। ठीक है ना, ये इधर जा रहा था और फिर इसी दिशा में, इस अपोजिट डायरेक्शन में सीधा 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हुआ, वापिस लौट आया। ये इन्होंने अपने प्रकीर्णन प्रयोग में पाया। तो उसके आधार पे, इस प्रयोग के आधार पे रदरफोर्ड साहब ने कुछ निष्कर्ष निकाले। तो उन्होंने क्या क्या निष्कर्ष निकाला? पहला निष्कर्ष रदरफोर्ड ने निकाला कि जैसे अल्फा कण जो सीधे आर पार निकल जा रहे, जो कि ज़्यादातर मात्रा में थे, सीधे निकल जा रहे थे, तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये परमाणु का जो आकार है वो क्या, कैसा है, खोखला है। परमाणु का ज़्यादातर आकार कैसा है, खोखला है, इसमें कोई अवरोध नहीं है, मतलब सीधा आर पार इलेक्ट्रॉन्स, वो अल्फा कण क्या हो रहे हैं, निकले जा रहे हैं। तो मतलब परमाणु का आकार कैसा है, खोखला है। ठीक है ना, खोखला है। दूसरा उन्होंने क्या निकाला कि अल्फा कण, कुछ अल्फा कण जो यहाँ सेंटर में गए थे लगभग बीच में, तो क्या हुआ, दूसरी तरफ मुड़ गए, जैसे उनको किसी ने धक्का लगा दिया हो। तो इसका मतलब अल्फा कण कैसे थे, धनावेशित थे। हम लोग देख चुके ना, अल्फा कण धनावेशित थे, और हमको पता है कि धनावेश से धनावेश क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है। तो यहाँ पे भी उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पे एक सूक्ष्म आकार में नाभिक है जिसमें कैसा, धनावेश होता है ना। सूक्ष्म आवेश का नाभिक है जहाँ पे धनावेश होता है, और धनावेश के कारण अल्फा कण क्या हो रहे हैं, प्रतिकर्षित हो जा रहे हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मतलब सीधा एकदम जाते थे और उसी दिशा में वापस लौट आते थे। तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये जो नाभिक था वो बहुत ही सूक्ष्म आकार में था, किंतु कैसा है, एकदम दृढ़ है, कठोर है, वो अपने से आर पार किसी को नहीं जाने देता, जो चीज़ उससे टकराती है वो उसी डायरेक्शन में दोबारा से वापस लौट आती है। ठीक है ना, तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, क्या था यहाँ पर, धनावेश था, है ना। और ये तीसरा क्या निकाला उन्होंने, तीसरा निकाला कि ये जो धनावेश नाभिक है वो कैसा है, दृढ़ और गोलाकार है, दृढ़ गोलाकार, है ना, कठोर है। ठीक है, और चीज़ क्या बता दी, चौथी चीज़ बता दी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस नाभिक के चारों तरफ बाहर घूमते रहते हैं, बाहर मौजूद रहते हैं। ठीक है ना, इन्होंने बाहर मौजूद रहते हैं, लेकिन उसकी इलेक्ट्रॉनों की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई कि ये इलेक्ट्रॉन्स
कहाँ पर होते हैं, कहाँ घूमते रहते हैं। अगर ये घूमते रहते हैं तो उनको घूमने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, और एनर्जी कहाँ से मिलती है ये रदरफोर्ड साहब नहीं बता पाए, है ना। तो इसके बाद अगला प्रयोग आया। अगला प्रयोग कौन सा आया? नील्स बोर का आया। उन्होंने फिर इलेक्ट्रॉनों की एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में बताने का प्रयास किया। उसके पहले चैडविक जी आए। चैडविक ने क्या बताया? जेम्स चैडविक ने क्या बताया कि जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन के साथ एक उदासीन कण भी होता है जिसे न्यूट्रॉन बोला जाता है ना। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये दो कण होते हैं जो नाभिक में पाए जाते हैं। और अब हमको देखना है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बोर साहब ने क्या बताया। इनका जो प्रयोग था वो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं दे पाया। तो अगला प्रयोग, हाँ, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया, जो कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था ना। ये 1913 में आया था। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है उसके अंदर जो नाभिक था, है ना, तो नाभिक के बाहर स्थायी ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं, है ना, ये वृत्ताकार होती हैं। इनको क्या बोला जाता है? कक्षा कहते हैं ना। ये कक्षा होती हैं। ये इनकी संख्या 1 से लेकर 7 तक हो सकती है ना। क्या बताया इन्होंने कि जो नाभिक था, नाभिक के बाहर कई स्थायी ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं ना। ये इनको क्या बोलते हैं? कक्षा बोलते हैं, कक्षाएं, है ना। ये कक्षाएं कैसी होती हैं? वृत्ताकार होती हैं। इनको नाम क्या दिया गया? इनको दिया गया नाम n=1 नंबर है ना। n नंबर है, 1 हो गया, या इसको के भी बोला जाता है, इसको 2, 3 या 4, 1 2 3 4 अथवा KLMN भी बोला जाता है ना। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स के भरने का क्रम होता है वो कैसा होता है? 2n² में होता है। 2n² के फॉर्म में, मतलब अगर जो पहली कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 हो गया, n 1 हो गया, है ना, 1 और स्क्वायर है तो कितना हो गया? पहली में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरी कक्षा हो गई तो इसमें भी 2n² लगा दें तो क्या हो जाएगा? 2 × 2² तो क्या हो जाएगा? 8, मतलब दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। तीसरी कक्षा हो गई, उसमें ऐसे लगा सकते हैं, क्या? 2n² तो क्या हो जाएगा? 2 × 3² मतलब 18 इलेक्ट्रॉन, है ना। इस तरह से इनमें इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। और इन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कक्षाओं में वो क्या होते हैं? जो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन्हीं ऊर्जा क्रम में घूमते रहते हैं, इन्हीं कक्षाओं में घूमते रहते हैं। और एक बात, जो ये सबसे पहली कक्षा है n=1, इसकी ऊर्जा सबसे निम्न होती है। उसके बाद इनकी ऊर्जा क्रमशः बढ़ती जाती है। तो बोर साहब ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स इनमें घूमते हैं तो अपनी निश्चित कक्षाओं में घूमने के लिए इनको ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, है ना। वो इसमें स्थायी कक्षाओं में उसी ऊर्जा में घूमते रहते हैं जो इनके पास पहले से मौजूद होती। इनको और एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। क्या होता है कि जब ये एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं ना, मतलब जब निम्न कक्षा से उच्च ऊर्जा स्तर में, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाना होता है, तब इनको ऊर्जा अलग से देनी पड़ती है। अथवा जब ये उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं तब ये क्या करते हैं? ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं, है ना, ये ऊर्जा को रिमूव करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इनको इलेक्ट्रॉन्स को, निम्न ऊर्जा स्तर वालों को और ज़्यादा ऊर्जा देंगे तो ये ऊर्जा को अवशोषित करके अपनी उच्च ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में कूद जाएंगे, ठीक है। ये नील्स बोर का परमाणु मॉडल था। लेकिन इनमें भी थोड़ी सी कुछ कमियां थी। जैसे इन्होंने बताया था कि परमाणु का जो आकार होता है वो कैसा होता है? कक्षाओं का इनका वृत्ताकार होता है, जबकि वास्तव में बाद में पता चला कि कक्षाएं वृत्ताकार भी होती हैं, साथ में दीर्घ वृत्ताकार भी कक्षाएं होती हैं, है ना। और ये कुछ और चीज़ें थी जिनकी ये व्याख्या नहीं कर पाया। तो ये 3 परमाणु मॉडल थे, है ना, जे थॉमसन के, रदरफोर्ड का और नील्स बोर का, जिसके आधार पे परमाणुओं की व्याख्या की गई, ठीक है। तो आशा है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर जल्द मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।